हेलो हेलो। यस, जो भी क्लास में जुड़ चुके हैं प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। यस सुरभि। वेट कर लूँ थोड़ी देर? राजेश को भी आ जाने देती हूँ, उसके बाद क्लास शुरू करती हूँ। कैसे हो सुरभि? ओके। देखो, आपको समझ में आ रही है, मैं जो भी पढ़ा रही हूँ समझ में आ रही है, आप घर पे उसको पढ़ रहे हो? मैं बहुत अच्छी हूँ, आप लोगों की दुआ है, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। देखो सुरभि, मैं जो कुछ भी पढ़ाती हूँ ना, ये मत सोचना ये इनफ है ना, कि बस इतना ही। आपको उसमें और भी बहुत सारी चीजें ऐड करनी है, या उसमें और भी जो कुछ भी आपको मिल जाता है उस टॉपिक से रिलेटेड सबको पढ़ जाओ, किसी को भी मत छोड़ना। क्या पूछ रहे हो मैम? हम नोट्स नहीं बहन क्या? चलिए, इससे ज्यादा मैं वेट नहीं करूंगी, मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग का 9 क्लास है, 9वां क्लास है ना, 9th डे। और हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं एयर मास एंड फ्रंट। और यहाँ पे आर छूट गया है, एयर मास एंड फ्रंट। सुरभि, आप मुझे कॉल करके बोलना, आप बोलना क्या मैम हम नोट्स नहीं बना क्या? क्या बोल रहे हो? समझ में नहीं आ रही आप बोल क्या रहे हो। इसके बाद कल हम लोग साइक्लोन पढ़ेंगे, उसके नेक्स्ट डे हम लोग एंटी साइक्लोन पढ़ेंगे। तो चलिए आ जाते हैं, एयर मास एंड फ्रंट्स। पहले हम लोग पढ़ेंगे एयर मास, है ना, हम लोग पढ़ेंगे एयर मास, उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग फ्रंट्स।
है ना, वायु राशियां, वायु राशियां एंड वाताग्र। चलिए, क्या है ये एयर मास? वायु राशि, ठीक है। वायु राशि जो है वायुमंडल का, किसका? वायुमंडल का, वो विशाल, विस्तृत, विशाल मतलब बहुत बड़ा, विस्तृत बहुत एरिया में फैला, विस्तार, विशाल भी है, विस्तार भी है, एवं घना भाग है। वायु राशि क्या है? वायुमंडल का विशाल, विस्तृत एवं घना भाग है, जिसकी भौतिक विशेषताएं तथा तापमान यानी टेम्परेचर एवं आर्द्रता यानी ह्यूमिडिटी, जो वाटर वेपर्स होंगे जहाँ पे, वहां पे ह्यूमिडिटी ज्यादा होगी, जहाँ पे वाटर वेपर्स कम होंगे वहां पे ह्यूमिडिटी कम होगी, में विभिन्न ऊंचाई पर 36 दिशा में समरूपता पाई जाती है। मान लो कि हमारा जो वायुमंडल है, वायुमंडल में हमने पढ़ा कि कई जगह पे कई प्रेशर्स बेल्ट हैं, और हर जगह की जो हवाएं हैं, जैसे जो प्रेशर्स बेल्ट के हाई प्रेशर से जो लो प्रेशर की ओर हवाएं चलती है, जो हवाएं फॉर्म हो रही हैं, है ना, तो वो हवाएं पूरे अर्थ पे एक जैसी तो नहीं है, अलग अलग तरह की हवाएं होंगी, है ना, क्योंकि कहीं पे ओशंस है, ओशन की हवाएं अलग तरह की आर्द्रता रखेंगी, अलग तरह के तापमान उसमें होंगे। जो लैंड वाला एरिया है ना, जो कॉन्टिनेंटल एरिया है, महाद्वीपीय सतह है, वहाँ की हवाएं और वहाँ का आर्द्रता अलग होगा, है ना। पोलर रीजन की हवाएं अलग तरह की होगी, उसमें अलग ह्यूमिडिटी पाई जाएंगी। तो वही बोल रहा है कि जो वायुमंडल में जो एक विशाल वायु का हिस्सा है, एक बहुत ही विशाल क्षेत्र, विस्तृत एवं घना भाग, जिसकी भौतिक विशेषताएं, जो फिजिकल कंडीशंस है, भौतिक विशेषताएं हैं, ये समान नहीं, विशेषताएं जो है एकदम इक्वल होगी, समान। वो पूरा एक रीजन का जो है, जो एयर होगा, उसमें एक समान टेम्परेचर देखने को मिलेगा, है ना, एक समान ह्यूमिडिटी देखने को मिलेगी, है ना, जो एक नीचे से लेकर के एक ऊंचाई तक एक रूपता पाई जाएगी, है ना, या पूरा एक ए से लेकर बी तक आपको समरूपता उसमें पाई जाएगी। यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो हवाएं होंगी वो लगभग एक जैसी होंगी। इसको हमने नाम दिया वायु राशि, ठीक है। उसको बोलेंगे एक पार्सल ऑफ एयर। पार्सल, मान लो एक बड़ा सा पार्सल है एयर का, जिसमें एक ही तरह की कैरेक्टरिस्टिक्स है, विशेषता है ना। आ जाइए, नेक्स्ट क्या है? प्राय वायु राशि का विस्तार कई 100 किलोमीटर तक होता है। ओके, ऐसा नहीं कि 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर, कई 100 किलोमीटर तक होता है, क्योंकि एक बड़ा एरिया को विस्तृत एरिया में फैला होता है, और इनमें वायु की अनेक परतें भी पाई जाती हैं, और वर्टिकली भी एक्सटेंडेड होता है, जिनमें तापमान और आर्द्रता लगभग एक समान होती है, ठीक है। वायु राशि की उत्पत्ति तब होती है, कब होती है? तब होती है जब धरातल पर वायुमंडलीय जो विशेषताओं में लंबे समय तक स्थिरता पाई जाती। कब होती है? जल्दी जल्दी फ्लक्चुएट नहीं हो रहा है, जल्दी जल्दी वो चेंज नहीं हो रहा है। मतलब कोई एक एरिया होगा, लगभग एक तरह के कंडीशन में कुछ समय तक रहेगा या स्थिर बना रहेगा, वहां पे किसी तरह की ऐसी विंड या मोशंस नहीं होंगी, वो रीजन जो है काम जोन होगा। तब वहां पर जो है इस तरह की वायु जो है क्या होगी, इस तरह की जो एयर मास है वो जन्म लेगी, ठीक है। क्लियर है? चलिए, क्या कंडीशंस होते हैं वायु राशि बनने के? तो याद रखो, पार्सल ऑफ एयर बोल सकते हो, है ना, पार्सल ऑफ एयर बोल सकते हो। एक ही गुण होने चाहिए उसमें, तापमान सेम होना चाहिए, है ना, ह्यूमिडिटी सेम होनी चाहिए, और स्थिर होनी चाहिए। वो एरिया स्थिर होगा, है ना। स्थिर कहाँ पे होता है? हम बताए थे ना, हॉर्स लैटिट्यूड स्थिर वाला एरिया है ना। अभी बताएंगे, सब आगे बताते जाते। ज्ञातव्य है कि एक आदर्श वायु राशि की उत्पत्ति के लिए, वायु राशि समझ में आ गया, पार्सल ऑफ एयर, एक बड़ा एरिया में एक ही गुण के साथ उसका जन्म हुआ है, पूरा जो एयर है उसका एक ही गुण है। तो वायु राशि की उत्पत्ति के लिए कुछ निश्चित दशाओं का होना आवश्यक होता है, जो निम्नलिखित है। कौन सी दशाएं चाहिए?
बोलता है कि इसके लिए एक विस्तृत क्षेत्र होना चाहिए जो स्वभावतः समांगी हो। समांगी मतलब होमोजीनियस इज नेचर, होमोजीनियस, होमोजीनियस, होमोजीनियस मतलब नेचर में होमोजीनियस होना चाहिए। ये नहीं कि 1 किलोमीटर में कुछ और टेम्परेचर है और दूसरे 1 किलोमीटर के बाद टेम्परेचर चेंज हो रहा है, ये ह्यूमिडिटी चेंज हो जा रहा है, तब वो वायु राशि नहीं कहलाएगा। समांगी हो यथा या तो संपूर्ण भाग स्थलीय हो या संपूर्ण भाग जलीय हो। ऐसा कब हुआ? या तो पूरा वो लैंड एरिया होना चाहिए या तो पूरा वो वाटर एरिया ही होना चाहिए, जिससे कि क्षेत्र का तापमान, वहां का जो तापमान है एवं आर्द्रता यानी जो ह्यूमिडिटी संबंधी विशेषताएं हैं वो समान होनी चाहिए। भाई अगर आधा हिस्सा स्थल होगा और आधा हिस्सा जल होगा तो क्या वो समांगी नेचर के होंगे? वो समांगी प्रकृति के होंगे? नहीं होंगे। तो भाई स्थलीय होना चाहिए पूरी तरह से या पूरी तरह से जलीय होना चाहिए, जिससे कि उस क्षेत्र में आर्द्रता और तापमान जैसी विशेषताएं जो हैं वो इक्वल होनी चाहिए। ज्ञात होगी विषमांगी सतह में तापमान और आर्द्रता से संबंधित समरूपता नहीं हो सकती। जो मैंने भी बताया कि अगर आधा स्थल और आधा जल हो तो उसमें समरूपता नहीं होगी, क्योंकि स्थल वाले एरिया में ड्राइनेस ज्यादा होगी और समुद्र वाले एरिया में जो है वो वेटनेस ज्यादा होगी, है ना। मतलब वेट मतलब गीलापन यानी ह्यूमिडिटी ज्यादा होगी। इसके साथ ही लैंड एरिया बहुत जल्दी, दिन का समय होगा तो बहुत जल्दी गर्म हो गया होगा और वाटर एरिया लेट से गर्म हो, तो दोनों का टेम्परेचर में डिफरेंसेस आ जाएगा। तो एक जैसा होना चाहिए, समांगी होना चाहिए, समांगी हिंदी में और इंग्लिश में होमोजीनियस इन नेचर होना चाहिए। ओके। यदि वायु, अब क्या बोलता है कि यदि वायु क्षैतिज दिशा में गतिशील हो तो, क्षैतिज यानी क्षैतिज कैसा होता है? ऐसे होता है ए से बी दिशा में, ऐसे ए से बी दिशा में अगर गतिशील है तो गति अपसरण प्रकार की होनी चाहिए। अपसरण मतलब समझ रहे हो? वायु अगर यहाँ से यहाँ मूव भी कर रही है, स्थिर नहीं है, अगर मूव भी कर रही है तो अभिसरण नहीं होना चाहिए। अभिसरण मतलब आपस में आके ऐसे टकराना नहीं चाहिए। ओके, आपस में आके ऐसे टकराना नहीं चाहिए, बल्कि यहाँ पर एक हाई प्रेशर या कुछ भी हाई प्रेशर होना चाहिए, या ये एक ऐसा कंडीशन हो चाहिए यहाँ से हवाएं बाहर की ओर जा रही है ना, लेकिन यहाँ से अंदर की ओर नहीं आ रही। इसी को मैंने अपसरण कहा है, मैंने नहीं, मतलब अपसरण कहा जाता है कि हवाएं जो है यहाँ पे अभिसरण नहीं होना चाहिए, अपसरण होना चाहिए, है ना। जैसे कि आपका जो हाई प्रेशर बेल्ट था, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, वहां से हवाएं किधर आ रही थी? इक्वेटर की तरफ आ रही थी, और फिर वहां से हवाएं किधर को जा रही थी? फिर उधर जो आपका सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट था उस तरफ को जा रही थी। तो वो अपसरण क्षेत्र है ना, वो है अपसरण क्षेत्र, जहां से हवाएं बाहर की ओर जा रही है, वहां पे हवाएं आकर भिड़ नहीं रही है। ठीक है, तो ये हो गया आपका अपसरण प्रकार की होनी चाहिए। ज्ञात है कि अपसरण प्रकार की गति होने पर वायुमंडलीय स्थिरता उत्पन्न होती है। ठीक है, यहाँ से जब हवाएं बाहर की ओर जाएगी तो यहाँ पर ही स्टेबिलिटी देखने को मिलेगी, स्थिरता। तब यहाँ का जो एक रीजन होगा वो एक बड़े एरिया में, तो वहां पे एक एयर मास बनेगा, एक अलग प्रकार की वायु राशि देखने को मिलेगी। आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। तो वायुमंडलीय दशाओं में लंबे समय तक स्थिरता होनी चाहिए। कितने समय तक? लंबे समय तक स्थिरता होनी चाहिए। इससे वायु धरातलीय विशेषताओं को ग्रहण करने में समर्थ हो जाता है। ठीक है, जब वायुमंडलीय दशाएं में, किसी वायुमंडल दशा में जब बहुत लंबे समय तक स्थिरता आएगी, वहां पे कोई जोर से हवा नहीं आके पार हो रही है, कुछ ऐसे क्लाइमेटिक कंडीशंस नहीं देखने को मिल रहे हैं, बिल्कुल स्टेबल है, काम है, शांत है, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि उस रीजन का जो टेम्परेचर होगा वो वायु अपने में ऑब्जर्व करेगी, उस रीजन का जो ह्यूमिडिटी होगा उसको अपने में ऑब्जर्व करेगी। तो क्या होगा कि वो सारी उसकी विशेषताओं को ग्रहण कर लेगा, तब एक प्रकार का वायु राशि जो है बनकर तैयार हो जाएगा। अब आ जाते हैं कि कौन कौन से क्षेत्र से जो है वायु राशि की उत्पत्ति होती, कहाँ कहाँ पे होती है। ओके, तो देखिए, जिन क्षेत्रों में वायु राशि की उत्पत्ति होती है ऐसे क्षेत्र वायु राशियों के उद्गम क्षेत्र कहलाते हैं। उद्गम क्षेत्र यानी ओरिजिन एरिया, है ना। उद्गम क्षेत्र मतलब ओरिजिन हो रहा है यहाँ से। ओके, ओरिजिन हो रहा है तो इसको हम बोलेंगे ओरिजिन एरियाज, ओरिजिन। तो वायु राशि की उत्पत्ति क्षेत्र, जिन क्षेत्रों में वायु राशि की उत्पत्ति होती है ऐसे क्षेत्र को हम वायु राशियों का उद्गम क्षेत्र कहते हैं। गौरतलब है कि उद्गम क्षेत्र में तापमान तथा आर्द्रता जैसी विशेषताओं में समरूपता होती है। क्या होती है?
विशेषताओं में समरूपता रहती है और इन क्षेत्रों में वायु सतत रूप से केंद्र में नीचे की ओर उतरने या बैठने की प्रवृत्ति रखती है। भाई यहाँ ये कहाँ पे होता है ऐसा, कौन सी जगह में होता है कि वहां पर हवाएं क्या हो रही है, आ रही है, वहां ऊपर से नीचे की ओर ऐसे आ रही है ना, यहाँ पे नीचे उतरती है हवाएं, यहाँ पे नीचे उतरती है ऐसे, जैसे मैंने पोलर सेल हार्डली सेल पढ़ाया था, तो इक्वेटोरियल 0 डिग्री से हवाएं ऐसे ऊपर जा रही थी, बहुत ज्यादा इवेपोरेशन हो रहा था, ऊपर की तरफ जा रही थी। लेकिन इसमें क्या हो रहा है कि जो उधर से हवाएं आ रही थी फेरल सेल में, एक सेकंड में सर बताती हूँ। तो यहाँ पे हवाएं क्या हो रही है, बोल रहा है कि यहाँ पे नीचे उतरने वाला कंडीशन होता है, ठीक है। तब फिर यहाँ से नीचे आता है, तब हवाएं फिर इधर जाती है, फिर इधर जाती है, इसको जिधर जाना होता है, जिधर उसको लो प्रेशर दिखता है वहां भागती है। तो ये वाला बोल रहा है कि यहाँ ऊपर की तरफ से अभिसरण क्षेत्र है और नीचे की तरफ से अपसरण क्षेत्र है, डाइवर्स हो रहा है, ऊपर से कन्वर्ज हो रहा है। तो इसी को बोल रहा है कि उतरने या बैठने की प्रवृत्ति रखती है। इस क्षेत्र में वायु सतत रूप से केंद्र में नीचे की ओर उतरने या बैठने की रखती है। इन क्षेत्रों में वायु दाब सदैव उच्च रहता है। कैसा रहता है, हाई प्रेशर। मैंने अभी बताया ना, यहाँ पे क्या है, हाई प्रेशर, तभी तो यहाँ से हवाएं जो है दूसरी ओर जा रही है और घूमते हुए फिर यहाँ आ रही है, तभी तो ये वाला हार्डले सेल है ना। उसके बाद फेरल सेल है, उसके बाद पोलर सेल आ जाएगा। ओके, इन क्षेत्रों में वायु राशियों के उद्गम क्षेत्र, इन क्षेत्रों में वायु दाब सदैव क्या रहेगा, उच्च रहेगा। ठीक है, कौन कौन से क्षेत्र आ जाएंगे, चलो क्षेत्रों की बात करते हैं भाई। ध्रुवीय महाद्वीपीय क्षेत्र, कॉन्टिनेंटल पोलर सोर्स, है ना, कॉन्टिनेंटल पोलर। दूसरा है ध्रुवीय महासागर क्षेत्र, कहाँ से वायु राशियां कहाँ पे बनेंगी, पोलर ध्रुवीय महासागरीय क्षेत्र। एक तो ध्रुवीय महाद्वीप, महाद्वीप का मतलब आ गया जितना लैंड वाला रीजन है ना, महाद्वीप जितना लैंड वाला रीजन है। ध्रुवीय महासागरीय पोलर रीजन में है ना, जहाँ पे पोलर मैरीटाइम है। महाद्वीपीय उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, ट्रॉपिकल सोर्सेज। महासागरीय उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, ये सारे एयर मासेस। महासागरीय भूमध्य रेखीय क्षेत्र और मानसूनी उत्पत्ति क्षेत्र, ये सारे रीजन है जहाँ पे अलग अलग तरह की दशाओं वाली वायु राशियां मिलती है। चलिए आ जाते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ एयर मास कर लेते हैं। क्या है, वायु राशियों का वर्गीकरण किया गया है, किसके आधार पर किया गया है ना, वायु राशियों को जो है कुछ आधारों पर बांट दिया गया है, जिसके बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो कहा जाता है कि वायु राशियों को उनके उत्पत्ति के स्थान, किस किस के आधार पर, भाई वो कहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है, उसका कौन सा रीजन है स्थान, उसका मार्ग, मार्ग के आधार पर, उसके तापमान के आधार पर और उसकी आर्द्रता के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। और इस प्रकार का वर्गीकरण किसने किया है, त्रिवार्था ने किया है, याद रखना है। किसने ये वर्गीकरण किया है, त्रिवार्था ने। किस आधार पर किया है, क्वेश्चन पूछा जाता है, त्रिवार्था ने किस आधार पर वायु राशियों को वर्गीकृत किया है। तो स्थान के आधार पर वो किस जगह से वो किस जगह पे फॉर्म हो रही है, बन रही है, उसका मार्ग क्या है, किधर से किधर को जा रही है, तापमान उसका कैसा है और उसका आर्द्रता कैसा है। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन एरिया, एरिया के हिसाब से इन दिस क्लासिफिकेशन क्या हो जाएगा, इसमें तापमान और आर्द्रता को आधार माना गया है। उद्गम क्षेत्र के आधार पर इसे तापमान तथा आर्द्रता के आधार पर बनाया गया है, क्लासिफिकेशन किया गया है। दूसरा है कि क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन टेम्परेचर, तापमान संबंधी जो विशेषताएं हैं उसके आधार पर वायु राशियों को दो प्रकार में वर्गीकृत कर दिया गया है। कितने प्रकार में, दो प्रकार में वर्गीकृत। तापमान के हिसाब से दो प्रकार में वर्गीकृत कर दिया गया है। कौन कौन सा, देखो तापमान सबसे ज्यादा कहाँ पे है, इक्वेटोरियल रीजन में, है ना, और कम कहाँ पे, इसने दो तरह का बात किया कि भाई ज्यादा कहाँ है, कम कहाँ है। तो जहाँ पे टेम्परेचर लो है वहां पे क्या गया, उसको दे दिया गया पोलर एयर मास। क्या, टेम्परेचर के आधार पर एक फ्रिज जोन को ले लिया गया और एक हॉट जोन को ले लिया गया। तो यहाँ को पहला आ जाता है पोलर एयर मास। क्या, पोलर एयर मास बोलता है कि उच्च ध्रुवीय अक्षांशों पर जिन वायु राशियों का उद्गम होता है, जो वायु राशियां जन्म लेती, कहाँ पे, उच्च ध्रुवीय अक्षांशों पर जिन राशियों का उद्गम होता है वो ध्रुवीय वायु राशि कहलाती है, जिन्हें पी से
देखो इंग्लिश में ये हिंदी में नहीं मिलेगा आपको, जहां पी दिखा रहेगा पी का मतलब हो जाएगा पोलर। ओके, पोलर, पोलर, ठीक है। एक सेकेंड, क्या बोल आप लोग को आप दोनों कोर्स को ऐड करते हो, एक ही कोर्स को ऐड करते हो। जब आपका सेलेक्ट कोर्स आता है तो आपको दोनों ऐड करना है। जब आप आपके एक ही ऑप्शन आता है कि आप लोग ज्वाइन नहीं कर पाते, एक दूसरे का क्लास, इसलिए हम पूछ रहा हूँ। यस सर, मैं तो एक ही को ज्वाइन करती हूँ, 399 वाला कोर्स। सर अभी उसको कैसे ज्वाइन कर सकते हैं? अभी कर सकते हैं क्या वो कोर्स जो है उसको? आप एक बार क्लास करो, फिर एक अपनी ओके, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। चलिए, वेयर इज माय क्लास? यस, तो उसको क्या से दिखाया जाता है? पी अक्षर से दिखाया जाता है, पी से दिखाया जाता है। जहां पे भी पी होगा वहां पे समझ जाना कि पोलर एयर मास की बात हो रही है। अब है कि आर्कटिक वायु राशि भी एक ध्रुवीय वायु राशि है। बोलता है जो आर्कटिक रीजन होता है, आर्कटिक रीजन कहाँ पे होता है? यहाँ पे होता है आर्कटिक रीजन, ठीक है। आर्कटिक रीजन नीचे अंटार्कटिका है। तो आर्कटिक जो एयर मास होता है उसको क्या करता है, वो भी एक तरह का पोलर ही एयर मास है, लेकिन उसको ए से दिखाया जाता है, क्योंकि पोल को पोल बोलेंगे और आर्कटिक वाला जो रीजन है थोड़ा सा पोल से नीचे, उसको ए से बताया जाता है, लेकिन वो एक तरह की ठंडी वायु राशि है ना। अब आ जाते हैं क्या, एक ट्रॉपिकल। ये दोनों किसको तापमान के आधार पर बांटा गया है, पोलर एंड ट्रॉपिकल एयर मास। क्या है ये कि ये उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में उत्पन्न होती है। कहाँ पे? उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में वायु राशियों को उष्ण कटिबंधीय वायु राशि कहा जाता है, और इसको टी अक्षर से प्रदर्शित किया जाता है। किससे? टी अक्षर से प्रदर्शित किया जाता है। ये संभवतः तापमान की दृष्टि से कैसी होगी? कैसी होगी? वो अगर ठंडी होगी पोलर वाली, तो ये वाली कौन सी होगी? ट्रॉपिकल रीजन में गर्म होगी। विषुवतीय रेखीय वायु राशि भी क्या है? विषुवतीय रेखीय यानी इक्वेटोरियल रीजन में जो एयर मास होंगे वो भी उष्णकटिबंधीय प्रकार की वायु राशि होगी, और इस वायु राशि को ई से दिखाया जाता है। ठीक है, देखो इक्वेटर, ई से इक्वेटर होता है, तो जो इक्वेटर रीजन में जो एयर मास फॉर्म होगा या वहां की जो इक्वेटोरियल वायु राशि होगी उसको ई से दिखाया जाता है। और ट्रॉपिकल रीजन जो होता है, इक्वेटर की जो बाद जो कर्क रेखा आती है उसके बीच में जो ट्रॉपिकल रीजन होता है, उत्तर में भी और दक्षिण में भी, है ना, 23.5 डिग्री ऊपर और 23.5 डिग्री दक्षिण में, तो इसको बोलेंगे क्या? टी बोलेंगे। और अगर यहाँ पे कोई वायु राशि है तो इसको ई बोलेंगे। ओके, और इधर होगा तो पी बोलेंगे। ठीक है, चलिए आ जाइए। अब बोल रहा है कि क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ ह्यूमिडिटी, आर्द्रता के आधार पर वर्गीकरण अगर करें, आर्द्रता यानी ह्यूमिडिटी के हिसाब से, तो ज्यादा ह्यूमिडिटी कहाँ पे मिलेगी और कम ह्यूमिडिटी कहाँ पे मिलेगी, उस हिसाब से क्या किया जाता है। इसको दो भाग में बांटा गया, इसको भी दो नाम दे दिया गया। एक दे दिया गया कॉन्टिनेंटल, क्योंकि जो भूमि वाली सतह, देखो इससे पहले जो तापमान के आधार पर बांट दिया गया उसको पी दिखा दिया गया। अब चाहे वो ओशन में पी हो, चाहे वो किसी लैंड सरफेस पे, है ना, लैंड पे पी हो तो उसको पी दिखा रहा है। इसी तरह इक्वेटर चाहे ओशन में हो चाहे किसी लैंड पे हो, ये दिखा रहा है इसी तरह। लेकिन जब ह्यूमिडिटी के आधार पर बांटा गया तो सीधा बोल दिया गया कि कॉन्टिनेंटल यानी महाद्वीप, महाद्वीप मतलब समुद्र से ऊपर वाला भाग, जमीन वाला भाग, और एक को बोल दिया जाएगा मेरीटाइम एयर मास, है ना, कॉन्टिनेंटल एयर मास एंड मेरीटाइम एयर मास। किसके आधार पर? ह्यूमिडिटी के आधार पर, क्योंकि ये दोनों जो एरिया है इसमें ह्यूमिडिटी में बहुत डिफरेंस पाया जाएगा। ओशंस में ज्यादा ह्यूमिडिटी मिलेगी जबकि लैंड सरफेस पे कम ह्यूमिडिटी मिलेगी। तो जिन वायु राशियों का उद्भव महाद्वीपों पर होता है, महाद्वीपों यानी जमीनी वाली भाग पर होती है, महाद्वीपों पर होता है। कौन कौन से महाद्वीप है हमारे पास, है ना,
कौन से 7 बड़े महाद्वीप है, कौन कौन सा है भाई? सबसे बड़ा एशिया है, फिर अफ्रीका है, फिर नॉर्थ अमेरिका है, फिर साउथ अफ्रीका है ना? उसके बाद क्या है? यूरोप है, ऑस्ट्रेलिया है एंड अंटार्कटिका है। तो जिन वायु राशियों का उद्गम महाद्वीप पर होता है उन्हें महाद्वीपीय वायु राशि कहते हैं। क्या कहते हैं? महाद्वीपीय वायु राशि कहते हैं। और महाद्वीपीय वायु राशियों को किससे, चूंकि यहाँ पे कॉन्टिनेंटल लिखा है तो महाद्वीपीय वायु राशि को सी से दिखाते हैं। सी फॉर कॉन्टिनेंटल। देखो, पी से पोलर एयर मास था, ठीक है, टी से ट्रॉपिकल एयर मास था, ई से इक्वेटोरियल एयर मास था, ए से आर्कटिक एयर मास था, सी से कॉन्टिनेंटल एयर मास, है ना? और महाद्वीपीय वायु राशि में आर्द्रता अपेक्षाकृत कम पाई जाती है, जैसे मैंने पहले ही बताया आपको। क्यों कम पाई जाती है ये आपको पता है ना? इवेपोरेशन कम होता है ओशंस के मुकाबले में। गौरतलब है कि उष्णकटिबंधीय द्वीपों पर उत्पन्न होने वाली वायु राशियों को उष्णकटिबंधीय महाद्वीपीय वायु राशि कहते हैं, जिसे CT। अब मान लो जो ट्रॉपिकल रीजन है वहां पे जो वायु राशि बन रही है और ऊपर से वो ट्रॉपिकल रीजन क्या है, वो लैंड वाला एरिया है, महाद्वीप वाला एरिया है, वो ओशन पे नहीं है, तो क्या दिखा दिए? CT यानी कॉन्टिनेंटल ट्रॉपिकल। और अगर मान लो कि वो कॉन्टिनेंट ही है ना, ट्रॉपिकल ही वायु राशि है, लेकिन वहां पे ओशंस है ना, वाटर बॉडीज है, तो वहां पे सीधा कर दिया जाएगा उसको MT। M से हो जाएगा मैरीटाइम, है ना? मैरीटाइम मतलब ओशनिक, महासागरीय वायु राशि। मैरीटाइम, ठीक है, ट्रॉपिकल वायु राशि। तो वही बता रहा है, CT कॉन्टिनेंटल ट्रॉपिकल द्वारा प्रदर्शित करते हैं तथा ध्रुवीय महाद्वीपों पर उत्पन्न होने वाले, अब देखो बोल रहा है कि पोलर रीजन में अगर कोई वायु राशि बन रही है तो उस को क्या बोल देंगे? कॉन्टिनेंटल पोलर, CP। इजंट इट क्लियर है? पर उत्पन्न होने वाली वायु राशि को ध्रुवीय महाद्वीपीय वायु राशि कहलाती है तथा इन्हें CP द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। बहुत डिफिकल्ट नहीं है, एक बार बस तुमको मैं चार्ट दिखा दूंगी, सब क्लियर हो जाएगा। अब आ जाते महासागरीय में, जो मैंने पहले आपको बताया कि समुद्री वायु दरमियान वायु राशि, समुद्री वायु राशि महासागर की सतह पर उत्पन्न होते हैं। महासागरों में जो वायु राशि उत्पन्न हो रही है उसको हम क्या बोलेंगे? महासागरीय एयर मास। और अधिक आर्द्रता ले जाते हैं, इनके पास आर्द्रता ज्यादा होती है, और इसको हम किससे शो करते हैं? M से दिखाते हैं। किससे? M फॉर मैरीटाइम अक्षर से दिखाया जाता है। और ध्रुवीय क्षेत्रों में उत्पन्न होने वाली समुद्री जो वायु राशियां हैं, वायु द्रव्यमान है, कहीं कहीं पे वायु द्रव्यमान भी मिलेगा आपको लिखा हुआ, उसको क्या बोल देंगे? MP मैरीटाइम पोलर द्वारा दर्शाया जाता है। इसी तरह वो अगर ट्रॉपिकल रीजन में है तो मैरीटाइम ट्रॉपिकल रीजन द्वारा दिखाया जाएगा, MT द्वारा दर्शाया जाता है। उत्तरी अटलांटिक महासागर के, उत्तरी अटलांटिक महासागर है ना, ये इक्वेटर है, यहाँ से इस टाइप से हमारा अटलांटिक ओशन है, तो ये जो अटलांटिक ओशन है, उत्तरी अटलांटिक महासागर के समुद्री जो वायु राशि है उसको MP से दिखाया जाता है, क्योंकि यहाँ पे पोलर रीजन है, MP वायु राशि है यहाँ पे। जबकि मैक्सिको की खाड़ी, जो यहाँ पे मैक्सिको की खाड़ी आपका, उसके सामने जो उत्पन्न होने वाली वायु द्रव्यमान है उसको MT से हम लोग दिखाएंगे, यहाँ पे MT से, है ना। ये हो गया आपका मैरीटाइम पोलर और मैरीटाइम ट्रॉपिकल। अब है कि वायु राशियों के मार्ग, उसके मार्ग के आधार पर, किसके आधार पर? वहां पे लिखा हुआ था ना, मार्ग के आधार पर इसका वर्गीकरण किया गया है। अपने उत्पत्ति के स्थान से अन्य स्थान पर गतिशील होने से वायु राशियों के मूल गुणों में परिवर्तन हो जाता है। भाई अगर एक वायु राशि यहाँ पे बन चुकी है और किसी दूसरी ओर, देखो पहले स्थिर थी, उसके बाद कोई बोला एरिया स्टेबल था, शांत था, तब ये वायु राशि बनी है, ठीक है। बनने के बाद जब ये पार्सल ऑफ एयर अगर घिसक रही है, किसी और रीजन में प्रवेश कर रही है ना, प्रवेश कर रही है, तो ये अपना क्या कर देगी? अपना जो मूल गुण है, उसका जो गुण है अंदर में, जिससे वो वायु राशि बनी थी, वो क्या करेगी? चेंज कर देगी। तो किस प्रकार से? जब कोई वायु राशि ठंडे क्षेत्रों में उत्पन्न होकर गर्म क्षेत्रों की, इसको बोलते हैं उष्मागतिक परिवर्तन, ठीक है।
उष्मागतिक परिवर्तन, थर्मोडायनेमिक चेंजेस, गर्म क्षेत्र में की ओर गतिशील होती है, तो इसे ठंडी वायु राशि कहते हैं। क्या कहते हैं? ठंडी वायु राशि, क्योंकि वो बिल्कुल ठंडी थी और गर्म क्षेत्र की ओर गतिशील हो रही है, क्योंकि वो ठंडी वायु राशि थी। तो जब ठंडी वायु राशि है तो किधर को जाएगी? गर्म की ओर जाएगी। तो जब गर्म, तो उसको बोलेंगे ठंडी वायु राशि, है ना, ठंडी। तो ठंडी को दिखाने के लिए मान लो सी से कोल्ड होता है, लेकिन यहाँ पे हमने सी से पहले कॉन्टिनेंटल किया हुआ है ना। कॉन्टिनेंटल मतलब महाद्वीपीय वायु राशि। तो भाई सी से कोल्ड नहीं दिखा सकते, तो इन्होंने क्या किया, त्रिवार्था जी ने बुद्धि लगाया और उनको कर दिया क्या, के से कोल्ड कर दिया। ठीक है, तो जहां पर भी के अक्षर द्वारा अगर प्रदर्शित किया जा रहा है तो समझ जाना कि वो कोल्ड है। तो अब मान लो CPK लिखा हुआ है कहीं पे, CPK लिखा है, तो आपको समझ जाना है कि कॉन्टिनेंटल, पोलार, कोल्ड। कैसा ये वायु राशि कैसा है? कॉन्टिनेंटल है, महाद्वीप है। कहाँ पे महाद्वीप है? पोलार रीजन में कोई महाद्वीप है, और उसका गुण कैसा है? तो वो कोल्ड है। ओके, क्लियर है? अब है इसी प्रकार जब कोई ध्रुवीय महाद्वीपीय वायु राशि, कोई पोलार वायुद्वीपीय उष्ण गर्भ, तो देखो मैंने यहाँ पे CPK पहले ही बता दिया आपको, CPK वायु राशि कहेंगे। इसी प्रकार जब कोई वायु राशि गर्म प्रदेशों से ठंडे प्रदेशों की ओर गतिशील होती है, कहाँ से? कोई गर्म में कोई एक पार्सल ऑफ एयर बना है और वो अगर ठंडे प्रदेशों की ओर गतिशील हो रही है, तब इसे गर्म वायु राशि कहते हैं। और इस अक्षर को W से दिखाया जाता है, क्योंकि वार्म का मतलब होता है गर्माहट, है ना, वार्म। ठीक है, WARM, वार्म। तो इसे W से दिखाया जाता है। अब कहीं पे अगर लिखा है MTW, क्या लिखा है? MTW, इसका मतलब मैरीटाइम ट्रॉपिकल वार्म। कैसा एयर मास है वो? मैरी। क्या बात है राजेश, आप अभी इतने लेट से ज्वाइन कर रहे हो बाबू? हाँ राजेश, 35 में ज्वाइन कर रहे हो, कहाँ बिजी थे? देखो क्लास के टाइम सारे काम छोड़ दिया करो। अभी जो मैं समझाई हूँ ना, फिर वो बाद में समझ में नहीं आएगा, बाद में देख लेना वीडियो, ठीक है? अभी ज्वाइन किया ना, आधा घंटा वीडियो एक्स्ट्रा देख लोगे। ओके चलो ठीक है। तो मैरीटाइम क्या हो जाएगा? M से मैरीटाइम, इसका मतलब कहाँ पे बन रहा है? ओशंस में है। और ट्रॉपिकल कहाँ पे है? ट्रॉपिकल रीजन में है। और वार्म का मतलब क्या हो जाएगा? उसका नेचर कैसा है? थोड़ा सा गर्म वाली वायु राशि है। चलिए, यांत्रिक परिवर्तन, मैकेनिकल मॉडिफिकेशन। एक तो हो गया कि क्या है, मार्ग, अपना रास्ता चेंज करते करते वो क्या कर रही है? अपना गुण भी चेंज कर रही है। मार्ग परिवर्तन हो रहा है, गुण भी चेंज हो रही है। ठीक है, तो पहला वाला में था थर्मोडायनेमिक चेंजेस, गर्म से ठंड की ओर जा रही, तो उस वायु राशि को क्या कहेंगे? ठंड से गर्मी की ओर जा रही है, तो उस वायु राशि को क्या कहेंगे? इस प्रकार के परिवर्तन से वायु राशि में स्थिरता अथवा अस्थिरता आती है, स्टेबिलिटी भी आती है और इंस्टेबिलिटी भी आती है। यांत्रिक परिवर्तन जब होता है, मैकेनिकल मॉडिफिकेशन होता है, तो स्टेबिलिटी भी आती है और अनस्टेबिलिटी भी आती है। ठीक है, जब वायु राशि स्थिरता आती है, जब कोई वायु राशि स्थिर है तो उसको एस से हम लोग बात करेंगे, स्टेबल बोलते ना, बहुत स्टेबल है वो, स्टेबिलिटी है उसके अंदर में, है ना, स्थिर है ना। और अगर वो अनस्टेबल है, वो वायु राशि स्थिर नहीं है, उसमें कुछ हलचल देखने को मिल रहा है, तो परंतु जब वही वायु राशि में अस्थिरता आती है तो उसे यू अक्षर यानी अनस्टेबिलिटी से दिखाते हैं। अनस्टेबिलिटी, अस्थिरता। ओके, तो एस फॉर द स्टेबिलिटी एंड यू फॉर द अनस्टेबिलिटी। वस्तुतः किसी वायु राशि के ढलान से नीचे उतरने, ओके, अथवा प्रति चक्रवात का हिस्सा बन जाने पर उसमें स्थायित्व स्थिति उत्पन्न होती है। कब होता है ऐसा भाई? कब वो अनस्टेबल होता है ना? बोलता है किसी वायु राशि के ढलान से जब नीचे उतरने अथवा प्रति चक्रवात का हिस्सा जब बनता है तो वो स्टेबिलिटी क्रिएट होता है। प्रति चक्रवात में जब हवाएं बाहर की ओर जाती है, ये रीजन में हाई प्रेशर होता है, तो ये स्टेबल होता है। चलिए आ जाइए, ये क्लियर हो गया। अब हम आपको क्या करते हैं, थोड़ा सा डायग्राम दिखा देते हैं, सब क्लियर हो जाएगा। ये है हमारा चार्ट, है ना। तो मेजरली
हमने बात की दो तरह के टेम्परेचर के आधार पर, मान लो दो को बांट दिया गया, क्या, T फॉर द ट्रॉपिकल, ओके, एंड P फॉर द पोलार, इजंट इट। अब आ जाइए ट्रॉपिकल और पोलार। ट्रॉपिकल रीजन में थोड़ा सा गर्माहट है और ये पोलार रीजन जो है ठंडा वाला रीजन है ना। अब बोला जा रहा है कि अगर कहीं पे CT है, ठीक है, और यहाँ पे सारे जो है आपको की दे दिए गए हैं, यहाँ पे की जो है कुंजी दे दी गई है कि T का मतलब क्या हो जाएगा ट्रॉपिकल, P का मतलब क्या है पोलार, C का मतलब कॉन्टिनेंटल, M का मतलब मैरीटाइम, W का मतलब वार्म, K का मतलब कोल्ड, U का मतलब अनस्टेबल, S का मतलब स्टेबल। अब यहाँ पे CT कॉन्टिनेंटल ट्रॉपिकल, उसके बाद MT मैरीटाइम ट्रॉपिकल, ओशन में है लेकिन हाँ स्थिरता, महाद्वीपीय है ना, कॉन्टिनेंटल मतलब क्या होगा, महाद्वीपीय उष्णकटिबंध क्षेत्र हो गया। इसके बाद आ गया आपका महासागरीय उष्णकटिबंध क्षेत्र का एयर मास है ये। अब वो कैसा है, वार्म है या गर्म है, बोलता महाद्वीपीय, सी मतलब कॉन्टिनेंटल, टी मतलब ट्रॉपिकल, महाद्वीपीय उष्णकटिबंधीय वार्म एयर मास है ना, CTW। CT के क्या हो जाएगा, महाद्वीपीय ट्रॉपिकल कोल्ड एयर मास, इसी तरह यहाँ पे हो जाएगा महासागरीय उष्णकटिबंधीय वार्म गरम एयर मास, इसी तरह महाद्वीपीय उष्णकटिबंधीय कोल्ड एयर मास। इसके बाद ही आ जाएगा CTWU से क्या हो जाएगा, कॉन्टिनेंटल महाद्वीपीय उष्णकटिबंधीय गर्म और अनस्टेबल अस्थिरता वाली जलवायु आई एम सॉरी। इसी तरह कॉन्टिनेंटल है ना, ट्रॉपिकल उष्णकटिबंधीय W वार्म गर्म और स्टेबल स्थिर, ठीक है। इसी तरह से इसको क्लासिफिकेशन किया गया है, CP कॉन्टिनेंटल पोलार, MP मैरीटाइम पोलार, CPW कॉन्टिनेंटल पोलार वार्म, कॉन्टिनेंटल पोलार कोल्ड, MP से मैरीटाइम पोलार वार्म, मैरीटाइम पोलार कोल्ड, इसी तरह स्टेबल एंड अनस्टेबल, इजंट इट। कोई दिक्कत नहीं है इसमें, यही याद रखना है। अब देखिए कहाँ पे ये जो रीजन है, अगर यहाँ पे किसी प्रकार की वायु राशि आपको देखने को मिल रही है तो इसको बोलेंगे हम लोग क्या, ये जो रीजन है आपको लिखा है ME लिखा है ना, इसका मतलब हो गया मैरीटाइम है ना, मैरीटाइम इक्वेटोरियल, क्या हो जाएगा इक्वेटोरियल, ठीक है, मैरीटाइम इक्वेटोरियल, ठीक है। ये देखो पूरा ये ओशन वाला पार्ट है, ये पूरा ओशन, तो यहाँ पे लिखा है मैरीटाइम ट्रॉपिकल, ये पूरा रीजन में एक समान का ह्यूमिडिटी, एक समान का सब कुछ देखने को मिल रहा है टेम्परेचर, तो यहाँ पे जो वायु राशि बन रही है इसको हम बोल रहे हैं मैरीटाइम ट्रॉपिकल, क्योंकि ये पूरा कौन सा रीजन है, ट्रॉपिकल रीजन है। उसके बाद आ जाइए यहाँ पे, ये हो गया मैरीटाइम ट्रॉपिकल, ये भी आपका मैरीटाइम ट्रॉपिकल, लेकिन इसी रीजन में यहाँ पे आपका ऑस्ट्रेलिया दिख रहा है, ऑस्ट्रेलिया है ये वाला, तो भाई ये कॉन्टिनेंट है, महाद्वीप है, तो ये CT हो गया कॉन्टिनेंटल ट्रॉपिकल, ट्रॉपिकली रीजन है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है। देखो बाबू ये जो क्लासिफिकेशन GT त्रिवार्था ने किया है ना, ठीक है, तो त्रिवार्था जी ने जो किया है इसको हम हिंदी में नहीं कर सकते हैं, सुरभि अंडरस्टैंड, ओके, क्योंकि ये हिंदी में कैसे हम यहाँ पे CT को क्या करेंगे, क कर देंगे, नहीं ना, वो जो क्लासिफिकेशन की उसको तो कम से कम करना पड़ेगा, तो आपको इतना करना पड़ेगा, ये कॉन्टिनेंटल एंड ट्रॉपिकल, मैरीटाइम ट्रॉपिकल, ये पढ़ना पड़ेगा आपको, क्योंकि इसके बाद जो कोपेन का क्लासिफिकेशन आएगा उन्होंने भी अल्फाबेटिकली ही किया है, क ख का यूज नहीं किया है, वो हिंदुस्तान के तो थे नहीं जो हम लोगों के बारे में सोच के करेंगे, ठीक है। तो ये सब चीजें रट जाओ, पोलार क्या होता है, मैरीटाइम क्या होता है, कॉन्टिनेंटल क्या होता है, ओके। अब देखिए, यस राजेश, अब देखिए कि ये है और ये पोलार के नजदीक आ गया है, तो इसको नाम दिया गया MP, इसका मतलब ये मैरीटाइम है, ये पूरा ओशन एरिया है, तो मैरीटाइम पोलार कर दिया गया। और यहाँ CAA है, कॉन्टिनेंटल आर्कटिक है, ओके, कॉन्टिनेंटल आर्कटिक, अंटार्कटिका, ठीक है, ये अंटार्कटिका रीजन है, आर्कटिक ऊपर है,
यहाँ पे, इसको कॉन्टिनेंटल आर्कटिक बोला गया है, ठीक है। और यहाँ हो जाता है सीपी, ये भी, ये वाला रीजन भी पोलर रीजन में आ जाता है, तो यहाँ पे भी बोला गया है कॉन्टिनेंटल पोलर, ये भी पोलर रीजन है, इसको ओशंस के अंदर है तो मेरीटाइम पोलर, ये भी पोलर रीजन के आसपास ही है तो इसको भी नाम दे दिया गया कॉन्टिनेंटल पोलर, ठीक है। इस तरह से जो है क्लासिफिकेशन कर दिया, कुछ है ही नहीं इसमें यार, कुछ भी नहीं है, बस वायु राशि आपको याद रखना है। चलिए अब जो है हम पढ़ेंगे फ्रंट, ठीक है, फ्रंट पढ़ेंगे। क्या है ये फ्रंट? वाताग्र, वाताग्र, ओके। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं इंग्लिश स्लाइड्स तो पढ़ना ही छोड़ दी हूँ क्योंकि सूरभि हिंदी 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 करती रहती है। बोलता है कि दो भिन्न स्वभाव वाली वायु राशियां, ये वाताग्र कब बनता है? बोलता है कि जब दो भिन्न स्वभाव वाली वायु राशियां, भिन्न स्वभाव वाली, मान लो कि कोई कॉन्टिनेंटल पोलार है और एक मैरीटाइम पोलार है, या फिर कॉन्टिनेंटल पोलार है और यहाँ पे ट्रॉपिकल वाला है, ठीक है, कॉन्टिनेंटल ट्रॉपिकल है, समझ रहे हो, सीटी, ये दोनों का अलग अलग टेम्परेचर सीटी और पीटी, ठीक है, कॉन्टिनेंटल ट्रॉपिकल, पोलार ट्रॉपिकल, सॉरी कॉन्टिनेंटल ट्रॉपिकल, ठीक है। चलिए तो ये हो गया सीपी, पीटी नहीं, कॉन्टिनेंटल ट्रॉपिकल, और दूसरा एक हो गया कॉन्टिनेंटल पोलार। ये दोनों में ही टेम्परेचर डिफरेंसेस देखने को मिलेगा, ये दोनों में ही क्या देखने को मिलेगा आपको, ह्यूमिडिटी अलग मिलेगी और डिफरेंट टेम्परेचर्स होंगे। सबसे बड़ी बात कि दोनों का टेम्परेचर बहुत डिफरेंट, क्योंकि वो पोलार रीजन की एयर मास है और ये कॉन्टिनेंटल जो है ट्रॉपिकल रीजन का एयर मास है। तो बोलता है कि दो भिन्न स्वभाव वाली वायु राशियां, ये दोनों वायु राशियों का स्वभाव जो है, गुण जो है अलग है। किस हिसाब से? ताप के हिसाब से, गति के हिसाब से, डेंसिटी यानी घनत्व के हिसाब से, आर्द्रता के हिसाब से, दिशा के हिसाब से, है ना। ये सारी चीजें जो है दोनों में बहुत ज्यादा क्या मिलेगी, डिफरेंसेस आपको देखने को मिलेंगे। तो इसके मिलने से क्या हो जाता है, जब ये आपस में आके भिड़ते हैं या मिलते हैं तो एक ढलुआ सतह का निर्माण होता है, इस टाइप का एक सतह का निर्माण होता है, ढलवा, ढलाव, ठीक है। मान लो कोई पहाड़ जैसा, जब हवाएं आपस में आके मिलती है, जो हमको दिखाई नहीं देता है, तो उसी को ही क्या नाम दिया गया, उसको हम वाताग्र कहते हैं। क्या कहते हैं? वाताग्र, अग्रभाग, वाताग्र। क्या? दो भिन्न स्वभाव वाली वायु राशियां किस प्रकार से भिन्न होंगी, उसका ताप अलग होगा, उसकी गति अलग होगी, उसका घनत्व अलग होगा, उसकी आर्द्रता अलग होगी, उसकी दिशा अलग होगी, और जब ये आपस में आके मिलेंगे तो एक ढलवा सतह का निर्माण होगा। जो सतह की जो लकीर होगी, ये वाली जो ढलवा सतह निर्माण होगा, जो आपस में आके भिड़ेगी, इसी को ही नाम दिया गया है वाताग्र। क्या नाम दिया गया? वाताग्र। फिर से पढ़ लेते हैं एक बार कि दो भिन्न स्वभाव की वायु राशियां आपस में मिलकर एक संक्रमणीय क्षेत्र का कि क्या केआर लग रहा है बाबू? केआर लगा? मैम ये कर लेगा, अच्छा अच्छा कर लेगा, सॉरी। चलो, तो दो भिन्न स्वभाव वाली वायु राशियां आपस में मिलकर एक संक्रमण क्षेत्र बनाती, जो मैंने बताया, ये ढलवा इधर से एक वायु राशि इसके ऊपर चढ़ गई, ये आपका संक्रमण क्षेत्र है बीच वाला। तो जो ये संक्रमण क्षेत्र है, ठीक है, ये संक्रमण क्षेत्र जो है, इसी क्षेत्र का निर्माण करती है दो वायु राशियां मिलकर, और जहां दोनों वायु राशियों की विशेषता पाई जाती है, और ऐसे संक्रमणीय क्षेत्र को वाताग्र प्रदेश कहते हैं। और जो यहाँ पे दोनों वायु राशियों का मिलन हो रहा है, तो उसमें जो उनकी आपस की विशेषताएं आपस में मिल जाती हैं, तो उसको उस क्षेत्र का वाताग्र प्रदेश कहते हैं। अब भाई ये कोई आपका बहुत 1 किलोमीटर या ½ किलोमीटर या घर में ही आपका एसी से निकलने वाली ठंडी हवा और आपके दूसरे रूम से आने वाली गर्म हवा आपस में मिलकर वाताग्र नहीं बनाएगी। एक प्रॉपर बहुत बड़ा रीजन होता है। कितना बड़ा रीजन होता है कि किलोमीटर में 3 से लेके 50 किलोमीटर या माइल तक का भी हो जाता है। माइल समझ रहे हो ना, तो मान लो 3 माइल्स का है या 3 किलोमीटर का है, और उससे ज्यादा
आपका 550 किलोमीटर तक दूर वाला एरिया में इतना बड़ा बड़ा वायु राशि होता है और ये प्रदेश जो है इस तरह का बनता है, तब ये प्रदेश का निर्माण होता है। तो वाताग्र मुख्यतः खासकर कहाँ पे बनते हैं? मध्य अक्षांशों में ही निर्मित होते हैं। कहाँ पे? अब बोल रहा है कि हमने बहुत सारे एयर मासेस की बात कर ली, लेकिन सारे एयर मास जो है वो क्या करते हैं? वाताग्र नहीं बनाते हैं। सारे वायु राशि आपस में नहीं भिड़ती है। तो भाई ये कहाँ बनते हैं? तो बोलता है मध्य अक्षांशों में। मध्य अक्षांश कौन सा है? ये है हमारा अर्थ, ये है हमारा इक्वेटर और ये है हमारा मध्य अक्षांश, है ना, मध्य अक्षांश। तो बोला जो मध्य अक्षांश है 30 से लेके 45 तक, ठीक है, तो ये मध्य अक्षांशों में ही क्या बनते हैं? वाताग्र बनते हैं। तो ज्ञात है कि वाताग्र कुछ कोण पर झुका होता है, जो मैंने बताया एक कोण बनती है, उससे कोण पर झुका होता है, जो विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर बढ़ता है। जैसे जैसे विषुवत से ध्रुवों की ओर जाएंगे ये वाताग्र का कोण बढ़ जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि वाताग्र का ढाल पृथ्वी की अक्षीय गति पर आधारित होता है। जो घूम रहा है उसका जो कैसा ढाल होगा वो उसके किस पर डिपेंड करता है? जो पृथ्वी की जो बल है, अक्षीय गति, जो कोरियोलिस फोर्स होता है, उस पर डिपेंड करता है कि वाताग्र का कोण कैसा बनेगा, उसका ढाल कैसा बनेगा। अब है कि भूमध्य रेखा पर वाताग्र का ढाल लगभग 0 होता है, इसलिए वहां पे वाताग्र नहीं बोलेंगे। भूमध्य रेखा पे क्योंकि कोरियोलिस फोर्स यहाँ पे नहीं होता है, इक्वेटर पे कोरियोलिस फोर्स नहीं होता, तो यहाँ पे ढाल 0 होता है, इसलिए जब तक वो ढलवा नहीं होगा उसको वाताग्र नहीं कहेंगे। तो यहाँ पे ढलवा होता है। वाताग्र हमेशा वहां बनते हैं जहां वायु राशियों का तापमान में सबसे अधिक अंतर पाया जाता है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, कॉन्टिनेंटल, ट्रॉपिकल एंड कॉन्टिनेंटल पोलार का एग्जांपल दिया आपको, है ना। वाताग्र हमेशा अल्प वायुदाब द्रोणियों में स्थित होते हैं। वाताग्र कहाँ पे आएगा? वाताग्र वहां पे बनेंगे जहां पे अल्प वायुदाब, है ना, द्रोणियों में विस्तृत होते हैं। अल्प, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, वाताग्र जो जनन होता है, जो वाताग्र बनता है, वाताग्र जो फॉर्म हो रहा है, उसका जन्म हो रहा है या जनन हो रहा है, उस प्रोसेस को बोला जाता है फ्रंटोजेनेसिस, है ना। फ्रंटोजेनेसिस क्या बोला जाता है? फ्रंटोजेनेसिस। हिंदी में बोलते हैं वाताग्र जनन, वाताग्र जनन। और वाताग्र क्षय भी होता है, जब वाताग्र नष्ट हो जाता है या खत्म हो जाता है प्रॉपर हद तक, तो बना नहीं रहेगा, तो उसको वाताग्र क्षय बोलते हैं, फ्रंटोलिसिस बोलते हैं, ठीक है। तो वाताग्र निर्माण की प्रक्रिया को वाताग्र जनन कहते हैं, फ्रंटोजेनेसिस कहते हैं, ठीक है। तथा वाताग्र के नष्ट होने की प्रक्रिया, जब वो नष्ट हो जाती है, खत्म हो जाती है, उसका क्षय हो जाता है, तो वाताग्र क्षय कहते हैं, फ्रंटोलिसिस कहते हैं। क्लियर है? वाताग्र जनन एक वाताग्र क्षय की प्रक्रिया से, वाताग्र जनन एवं वाताग्र क्षय की प्रक्रिया से क्या होता है? चक्रवात आते हैं एवं प्रति चक्रवात का भी निर्माण होता है। बोलता है ये जो वाताग्र जनन होता है, फ्रंटोजेनेसिस बनते हैं या फ्रंट्स बनते हैं, या उसका क्षय भी हो, तो क्या होता है? चक्रवात आते हैं, साइक्लोन आते हैं, है ना। और अतः वाताग्र मौसम संबंधी विशिष्ट परिस्थितियों को उत्पन्न करता है। मतलब बहुत ज्यादा क्लाउड फॉर्म होंगे, बारिश होगी, साइक्लोन्स आएंगे, और वाताग्र जनन एवं क्षय से ही चक्रवातों एवं प्रति चक्रवातों की उत्पत्ति होती है। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर हम लोग साइक्लोन ही पढ़ेंगे, उसके बाद एंटी साइक्लोन्स पढ़ेंगे, तो उसमें बताएंगे किस तरह से साइक्लोन फॉर्म होते हैं, किसके वजह कर? फ्रंट्स के वजह कर, यानी वाताग्र की वजह कर। आते हैं फैक्टर अफेक्टिंग फ्रंट्स। वाताग्र को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं? कौन कौन से कारक हैं? बोलता है ताप और आर्द्रता। क्या? तापमान और आर्द्रता जैसे भौगोलिक कारक वाताग्र जनन को प्रभावित करते हैं। यथा ताप एवं आर्द्रता संबंधी दो अलग अलग गुण वाली वायु राशियों के मिलने से वाताग्र की उत्पत्ति होती है। जो मैंने बताया, टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ एयर मासेस दे मीट अप एंड क्या उसी वक्त क्या हो जाता है? फ्रंट्स जो है वो बनते हैं, अलग अलग गुणों वाली वायु राशियां। इसके अलावा गतिक कारक भी वाताग्र जनन हेतु आवश्यक होते हैं। गतिक कारक, है ना, टेम्परेचर डिफरेंसेस जो होता है। वस्तुतः विभिन्न वायु राशियों का अपने मूल स्थान से अन्य क्षेत्रों की गतिशील होना आवश्यक है। और सबसे बड़ी बात कि वाताग्र तभी बनेंगे
जब वो जो वायु राशियां हैं अपनी जगह से मूव करेगी, गति करेगी, गति नहीं करेगी, भिड़ेंगे नहीं, फ्रंट नहीं बनेगा, अपनी जगह पे स्टैटिक रहेंगे। तो गतिशील होना जो है वो जरूरी है। जैसे हमने अभी वायु राशि पढ़ा तो उसमें बोला कि कुछ कुछ एयर मासेज स्टेबल होते हैं, कुछ एयर मासेज अनस्टेबल होते हैं। तो जो अनस्टेबल होंगे, अनस्टेबल जो होंगे वही जाकर के क्या करेंगे, आपका वाताग्र बनाएंगे। जो स्टेबल होंगे, स्थिर होंगे, रुके रहेंगे, वो नहीं बनाएंगे। अर्थात दो अलग अलग स्वभाव की वायु राशियों का अभिसरण होना। देखो, अभिसरण अपसरण में कंफ्यूज मत होना। अभिसरण जब आपस में आके भिड़ रहा है, वेयर इज माय पॉइंटर रे बाबा, आपस में आके जब भिड़ रहा है इसको बोलेंगे अभिसरण। और अपसरण किसको बोलेंगे, जब इस जगह से भागेगा, इस जगह से बाहर भागेगा, इसको बोलेंगे अपसरण। हिंदी में बोलते हैं इसको कन्वर्जिंग, और इसको बोलेंगे डाइवर्जिंग। डाइवर्स होना, कन्वर्ज होना भिड़ना, डाइवर्स होना अलग होना। तो बोल रहा है कि भाई वाताग्र बनने के लिए कन्वर्जिंग होना जरूरी है, कन्वर्ज होना जरूरी है, आपस में भिड़ना जरूरी है। ज्ञातव्य है कि विषुवत रेखा पर भी व्यापारिक पवनों का अभिसरण होता है। परंतु अब बोलोगे मैम इक्वेटोरियल रीजन में तो अभिसरण होता है ना, तब तो हम लोग उसको हमने बोला ITCZ, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जिंग जोन। लेकिन वहां वाताग्र की उत्पत्ति नहीं होती है, परंतु स्वभाव में समानता होने के कारण किसके वजह कर नहीं होती भाई, कि भाई इधर से ये है हमारा इक्वेटर, मान लो ये हमारा इक्वेटर है, और जो व्यापारिक पवने हैं वो कहाँ से आ रही है ना, वो आ रही है यहाँ जो हाई प्रेशर बेल्ट है आपका सब ट्रॉपिकल में, यहाँ से हवाएं इधर आ रही है। लेकिन कहता है कि भाई यहाँ पे वाताग्र नहीं बनते हैं, इक्वेटर में भी दो वायु राशियां आके मिल रही है, लेकिन क्या हो रहा है, वाताग्र नहीं बन रहे, क्योंकि दोनों का सेम गुण है ना। तो यहाँ पे नहीं बनेगी, स्वभाव में समानता है। और वायु राशियों का अभिसरण वाताग्र जनन में सहायक होता है, और जो वायु राशि आपस में आके मिलेगी, अभिसरण होगा, तभी वाताग्र जनन होगा, वाताग्र बनेंगे। ठीक है, वाताग्र बनेंगे। और वायु राशियों का अपसरण वाताग्र जनन में बाधक होता है। जो अपसरण होगा, अगर वायु राशियां दो डिफरेंट टाइप जाएंगी तो उसका क्या हो जाएगा कि फ्रंट नहीं बन पाएंगे। तो अब आ जाइए, मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं, 4 तरह के क्या होते हैं। एक सेकेंड, सॉरी, हेलो, हाँ, मैं आपको थोड़ी देर में कॉल कर रही हूँ, आई एम बिजी नाउ, ओके। तो वाताग्र मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, ठीक है। द फर्स्ट इज शीत वाताग्र, कोल्ड फ्रंट। दूसरा उष्ण वाताग्र, वार्म फ्रंट। तीसरा अधिविष्ट वाताग्र, ऑक्यूल्टेड फ्रंट, ठीक है। और चौथा है स्थायी वाताग्र, स्टेशनरी फ्रंट। ये 4 प्रकार के फ्रंट है, शीत, उष्ण, अधिविष्ट, स्थायी। अधिविष्ट स्थायी क्या है, ये कोल्ड फ्रंट। शीत फ्रंट क्या है, बोलता है जब शीतल व भारी वायु, देखो अब भिड़ना स्टार्ट हो रही है, कैसी वायु, जब शीतल व भारी वायु तेजी से उष्ण वायु राशि को ऊपर धकेलती है, तो शीत वाताग्र का निर्माण होता है। किसका, देखो सारे कंडीशंस में हमेशा पता है कि आपको ठंडी हवा नीचे रहेगी और गर्म हवा ऊपर आएगी। अभी मान लो कि कॉन्टिनेंटल पोलार की तरफ से कोई जो है एयर मास आ रही है, और इधर कॉन्टिनेंटल ट्रॉपिकल रीजन से भी एक एयर मास जा रही है, ठीक है। तो ये दोनों में टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी या जितने भी इसके गुण है वो दोनों में डिफरेंसेस है। अब क्या है, ये आपस में आके भिड़ रही हैं। क्या हुआ, चूंकि ये वाला जो है हवा थोड़ा गर्म है तो ये तो ऊपर रहेगी, और जो शीतल वाली हवा है वो थोड़ी भारी है तो नीचे रहेगी। तो वो तेजी से आती है, और उस हवा के वो जो एयर मास था, वो वाला जो गर्म वाला एयर मास था जो ट्रॉपिकल रीजन में उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में था, वो आकर के उसको ऊपर ऐसे करके धकेलती है। तो जो ये है, जो आपका शीतल वाताग्र है, शीत वाताग्र है, उसने ज्यादा फोर्स जनरेट किया, वो ज्यादा हेवियर है, डेंसियर है, ज्यादा हेवी है, तो उसके पास ज्यादा फोर्स है, और उसने उसको धक्का देके ऊपर कर दिया।
तो एक ढलवा नुमा सरफेस बन के तैयार हुआ, एक ढलवा बना, ढलाव बना उसमें, तो उसको हमने क्या नाम दिया, शीत वाताग्र का नाम दिया। यहाँ पे कौन ज्यादा स्ट्रांग था, शीत वाताग्र, उसने ऐसा ढकेला कि बेचारा वो जो है उड़ गया ऊपर की ओर, उसका ढलवा नुमा। अभी मैं पिक्चर दिखाऊंगी। तो बोलता है ये कहाँ पे, ये मध्य अक्षांश में शीत वाताग्र की ढाल प्रवणता बोलता है 1 से 25 से 1 से 100 तक होती है। इन अनुपात में दिया हुआ है, ये कई बार क्वेश्चन में से पूछता है, होती है। क्योंकि शीत वाताग्र का ढाल अधिक होता है, क्योंकि नीचे वाली जो हवा थी वो डेंस थी, ठंडी, बहुत ज्यादा डेंस थी, पावरफुल थी, ताकतवर थी। तो क्या होता है कि इससे थोड़े समय में तीव्र वर्षा होती है, तेज बारिश होती है, और इसके अधिक समय तक रुकने पर तड़ित झंझा बन जाती है, मतलब भयंकर थोड़ी हो जाती है बारिश। और ज्ञात है कि इसे तेजी से आगे बढ़े जाने पर मौसम काफी जल्दी साफ भी हो जाता है, अगर तेजी से आगे बढ़ जाए। देखो आ जाइए स्लाइड्स पे, ठीक है। ये है आपका यहाँ से आ रही है कोल्ड एयर, है ना, और इधर से आ रही है वार्म एयर। ये देखो जो ढलवा नुमा सरफेस बना, ये देखो ऐसे उठा दिया, मतलब जो ये हवा थी, इसने इसको ऊपर से धकेला, ये ज्यादा ताकतवर थी। और ये वाली हवा जो है ऐसे करके ऐसे इसके ऊपर आ गई, ठीक है। ये वाला पूरा बोलेंगे आपको वाताग्र प्रदेश। ये जो प्रदेश बना, वाताग्र प्रदेश बना, और इसी की वजह कर 2 डिफरेंट टाइप की वायु राशियां आके भिड़ी, एक इसके ऊपर चढ़ गई, और जो ठंडी थी वो हमेशा नीचे ही रहेगी, और इसने ज्यादा ताकत था, इसने इसको धकेल के ऊपर कर दिया। अब जो ये संक्रमण क्षेत्र बना, यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्लाउड फॉर्म हो रहा है, और यहाँ पे बारिश होगी, रेन होगा, ठीक है। आ जाइए सेकंड, क्या है, वार्म फ्रंट। वार्म फ्रंट नाम से समझ जाना, वार्म फ्रंट में क्या हो जाएगा कि नाम जिसका है, जैसे नदियां कैसे, जब किसी छोटी नदी किसी बड़े नदी से जाकर मिलती है तो अपना नाम गंवा चुकी होती है, और बड़ी नदी जो है अपना नाम ले लेती है। इसी तरह जैसे जैसे नाम चेंज होगा समझ जाओ कि वो ज्यादा ताकतवर है, ठीक है। तो कोल्ड फ्रंट में कोल्ड वाला जो था एयर मास, वो ज्यादा हेवियर था या ज्यादा था, उसने अपना नाम रख दिया क्योंकि उसने उसको धक्का देके ऊपर कर दिया। अब है कि जब गर्म वायु राशि तेजी से ठंडी वायु राशि के ऊपर, जब गर्म वाला जो वायु राशि है वो तेजी से ठंडी वायु राशि के ऊपर स्थापित होता है, ठंडी वाली वायु राशि के ऊपर चढ़ जाता है, तो क्या बनता है, उष्ण वाताग्र का निर्माण होता है। किसका, उष्ण वाताग्र का निर्माण होता है। अच्छा 9 बज चुके हैं। मध्य अक्षांशों में उष्ण वाताग्र की ढाल प्रवणता 1:100 से लेकर के 1:400 तक होती है, और वाताग्र का ढाल हल्का होने के कारण वर्षा क्या होती है, धीमी होती है। अभी मैं पिक्चर दिखाऊंगी, और लंबे समय तक धीमी धीमी वर्षा होती रहती है। उष्ण वाताग्र में बादलों का कई बार जो है बादल जो है बदलते हैं, क्योंकि जब मैं आपको क्लाउड्स पढ़ाऊंगी तो उसमें बताऊंगी डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लाउड्स पढ़ाऊंगी। पछाब स्तरीय मेघ तथा उच्च स्तरीय मेघों का निर्माण किसमें होता है, वार्म फ्रंट में। वार्म फ्रंट जब बनता है उस वक्त होता है। देखो वार्म फ्रंट में क्या हुआ, अभी भी ठंडी हवा कहाँ रहेगी, नीचे रहेगी, है ना। ठंडी हवा कहाँ रहेगी, ये कूल एयर है, नीचे है, और गर्म हवा जो है वो तेजी से आई और इसके ऊपर चढ़ गई। देखो उस वक्त जो बताएं आपको, कोल्ड वाले में ज्यादा ताकत था तो उसने उसको धकेल दिया था और उसका ढलवा ऐसे बना था, ठीक है। लेकिन अभी क्या हुआ कि वार्म एयर ज्यादा स्ट्रांग है और वो ऐसे हो गया, ठीक है। वहां पे क्लाउड्स इस तरह के फॉर्म हुए थे क्योंकि उसने धक्का दिया था और बहुत ज्यादा हेवियर था और ठंडी हवा स्ट्रांग थी इसीलिए। लेकिन यहाँ पे वार्म एयर ज्यादा स्ट्रांग है, तो यहाँ पे जो क्लाउड फॉर्म हुए हैं वो इस तरह से हुए हैं उसके स्लोप के हिसाब से। और यहाँ पे क्या हो जाता है कि बारिश तो होती है, डिफरेंट टाइप्स के ये स्ट्रेटस क्लाउड्स, अलग अलग क्लाउड्स बनेंगे, पछाब में इस तरह बारिश भी होगी, धीमी धीमी बारिश होगी, लेकिन देर तक होती रहेगी, ठीक है। आ जाइए नेक्स्ट, ऑक्लूडेड फ्रंट में अधिविष्ट वाताग्र ये क्या होता है, जब शीत वाताग्र उष्ण वाताग्र से मिलता है। अभी भी क्या हो रहा है, कोल्ड फ्रंट और वार्म फ्रंट जो है आपस में आकर मिल रहे हैं तथा गर्म वायु का सतह से संपर्क समाप्त हो जाता है। उस वक्त क्या होता है कि जो आपस में मिलते हैं तो
दोनों आने से मिलते हैं और गर्म वायु का सतह से संपर्क टोटली समाप्त। अभी क्या हो रहा है कि कम से कम ठंडी हवा है और एक ढलवा नुमा बना रही है, लेकिन इसका पूरी तरह से जो है संपर्क टूट जाता है। गर्म हवा को वो ठंडी हवा आती है और तेजी से आकर उसके नीचे ऐसे आती है कि गर्म हवा का संपर्क सतह से टूट जाता है ना। तो इसको बोला जाता है अधिवृष्ट वाताग्र का निर्माण होता है। मतलब वो अभी भी क्या है, कोल्ड फ्रंट जो है बहुत ज्यादा पावरफुल है और इतना ज्यादा पावरफुल है कि उसने क्या किया, गर्म हवा को पूरी तरह से ऊपर उठा दिया, उसका कोई ढलवानुमा नहीं बना। इसमें शीत तथा उष्ण दोनों वाताग्र के लक्षण पाए जाते हैं और इसमें शीत तथा उष्ण दोनों वाताग्र के लक्षण पाए जाते हैं। देखिए ये कोल्ड एयर मास है और ये नीचे आई और ये इसको ऐसे करके चली गई, ठीक है। तो ये आपका पूरा वार्म एयर ऊपर चला गया, यहाँ पे भी क्लाउड फॉर्म हुए और इसी को ही उसने पूरी तरह से ऊपर उठा दिया, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, ऑक्यूलेटेड, है ना, फ्रंट। क्लियर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आ जाइए। अब है अस्थाई वाताग्र, स्टेशनरी फ्रंट। क्या है, अस्थाई वाताग्र में दो विपरीत स्वभावों की वायु राशियां, अभी भी क्या है, दो विपरीत स्वभाव की वायु राशियां जो है वो आकर आपस में एक दूसरे के समानांतर चलती है, जिसमें कोई भी वायु ऊपर नहीं उठ रहा है। दोनों लगभग बहुत ज्यादा फोर्स नहीं बना रहा है और दोनों जो है आपस में आके बस भिड़ जा रहा है और इस प्रकार अस्थाई वाताग्र का निर्माण होता है और इससे चक्रवातों का निर्माण नहीं होता। ठीक है, देखिए सेम है, आई दोनों और आई और आकर के बस मिल गई और बीच में थोड़ा सा क्लाउड फॉर्म हुआ, बारिश हुई, लेकिन इसी को बोल देंगे स्टेशनरी फ्रंट। पिक्चर देखिएगा, क्लियर हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। चलिए अब है कि स्टेशनरी फ्रंट क्या हो गया, टाई। स्टेशनरी फ्रंट में क्या हो गया, टाई हो गया, दोनों आपस में आया, इस तरह के मिल गया, खत्म। कोई किसी को ऊपर नहीं उठा रहा, कोई धक्का नहीं मार रहा है। अच्छा यहाँ पे डबल डबल हम कर दिए हैं। अच्छा यहाँ पे कोल्ड फ्रंट होगा, ठीक है, इसको मैं चेंज कर दूंगी। कोल्ड फ्रंट, कोल्ड फ्रंट में क्या हो रहा है, कोल्ड एयर मास इज द क्लियर विनर। आ रही है, उसको उठा रही है और पूरा ढलवा नुमा से सतह बन जा रहा है और गर्म हवा जो है ऊपर और ये ठंडी हवा यहाँ पे नीचे। वार्म फ्रंट में भी क्या हो रहा है, इसमें भी वार्म एयर मास पिकअप फाइट बट fails to beat the cold air mass and cold air mass is the winner। वार्म फ्रंट में भी कोल्ड एयर क्योंकि नीचे है आपका, और कोल्ड फ्रंट प्लस वार्म फ्रंट डबल विन फॉर द कोल्ड एयर मास। ऑक्यूलेटेड में क्या हो रहा है, ऑक्यूलेटेड में पूरी तरह से ऊपर उठा दे रहा है ना कोल्ड एयर मास को। लगभग दोनों का सिमिलर गुण होगा, आधा कोल्ड आधा ये वार्म, लेकिन फिर भी कोल्ड वाला नीचे रहेगा, उसको ऊपर छोड़ देगा। ये था आज का क्लास, नोट्स में भेज दूंगी आप लोगों को। समझ में आया नहीं, फटाफट मुझे मैसेज करो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करो कि मैम ठीक है, बाकी पढ़ोगे, ठीक है, पढ़ो, खुद से बहुत पढ़ो, मेहनत करो, अलग अलग नोट्स निकालो, बुक निकालो और पढ़ो। हाँ राजेश, समझ में आ गया, बहुत अच्छी बात है बेटा। बट क्या करना है कि मैं 1 घंटे के क्लास में आपको ऐसे समझाती हूँ कि बस आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि सारी चीजें हैं क्या। बट मैं आपको बताती हूँ कि आपको पढ़ना बहुत जरूरी है। सिर्फ मैम 1 घंटा पढ़ा के आपका नेट क्लियर करवा दे ऐसा नहीं हो सकता है, आपको खुद से मेहनत करना पड़ेगा और बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। मैं जो भी टॉपिक टच करती हूँ उस टॉपिक से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं छानबीन करके पढ़ लिया करो, ठीक है, और उसको वास्ट में पढ़ो। मैंने 4 लाइन में पढ़ाया है, उसके बारे में 10 लाइन पढ़ो, है ना, और अच्छे से करो, इंशाल्लाह हो जाएगा। मैं आपको रोज मोटिवेट इसीलिए करती हूँ कि बस आप, मैं कभी नहीं बोलूंगी कि टोटली मेरे पे डिपेंडेंट रहो, एकदम हो जाएगा, नहीं, आपको खुद से मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, नहीं, मैं कभी अरिहंत का बुक सजेस्ट नहीं करूंगी क्योंकि अरिहंत के बुक में मैंने देखा है कई मिस्टेक्स,